एक थाने में एक व्यक्ति पिट रहा होता है। नौजवान रहता है, उसकी उम्र लगभग 20-22 साल की होती है और वो थाने में पिट रहा होता है। पुलिस वाले उसको पीटते जा रहे हैं, पीटते जा रहे हैं और जितना ही उसको पीटते हैं वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा जोर से चिल्लाता है और रोता है और ये कहता है कि मैंने ये बाइक चोरी नहीं की है, मैंने ये बाइक चोरी नहीं की है और अगर आपको पीटना ही है तो आप मुझे पीटिए, कोई बात नहीं, लेकिन मुझे थोड़ा सा मौका दीजिए, थोड़ा सा मुझे समय दे दीजिए, क्योंकि मेरी माँ हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका ऑपरेशन होने वाला है। प्लीज़ मुझे मेरी माँ के पास जाने दीजिए। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही अजीब तरह की कहानी है और इस कहानी में फिर होता ये है कि इस कहानी में जब इस बंदे को पीटते पीटते पुलिस थक जाती है तो उसी पुलिस स्टेशन में एक महिला दरोगा होती है जिसका नाम शोभा सिंह होता है और वो महिला दरोगा जब उस व्यक्ति को देखती है और उसके पास जाती है और उसको फिर बाहर बुलाती है और बाहर बुलाने के बाद उसके साथ कुछ बातचीत करती है और बातचीत करने के बाद फिर कुछ इस तरह होता है कि दोनों में प्रेम प्रसंग हो जाता है और शादियां हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीश गुप्ता। न्यूज सच तक की एपिसोड में मैं फिर से हाजिर हूं एक सच्ची कहानी को लेकर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, ये कहानी जो आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी है एक बिहार का एक जगह है बेगूसराय। और बेगूसराय में एक महिला दरोगा होती है जो कि वहीं के एक थाना में पोस्टेड होती है। अब दरअसल मामला ये होता है कि वहाँ पर एक व्यक्ति होता है जो 22-24 साल की उम्र होती है, जिसका नाम प्रदीप होता है। अब वो थाने के कुछ पुलिस वाले उसको उठा के लाते हैं और लाने के बाद पीटना शुरू करते हैं। उसके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि वो एक बाइक पकड़ा था और वो बाइक ऐसा था कि वो बाइक हकीकत में चोरी का था, लेकिन चोरी इसने नहीं किया था बल्कि इसके दोस्त से ये बाइक मांग के लाया था। लेकिन इसका जो दोस्त है वो ऐसे मामलों में संदिग्ध पाया जाता है, उसका पेशा चोरी वगैरह करने का होता है, लेकिन ये व्यक्ति चोरी नहीं करता है बल्कि उस दोस्त से ये बाइक मांग करके लाया होता है। और बाइक लाने के बाद में ये हॉस्पिटल में जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल में उसकी जो माँ होती है वो वहाँ पर एडमिट होती है और उसका तबीयत खराब होता है, उसके पेट में कोई इन्फेक्शन होता है और उसके वजह से उसकी ऑपरेशन होने का समय हो जाता है। इसके बाद जब पुलिस वाले उसको पकड़ के लाते हैं, उसके नंबर प्लेट को देखते हैं ये व्यक्ति को, तो पुलिस वालों को लगता है कि ये बाइक चोरी का है और इसीलिए इसको चोरी के केस में पकड़ लिया जाता है। जब इसको पकड़ करके थाने में पीट रहे होते हैं तो वहीं पर एक महिला दरोगा होती हैं। तो महिला दरोगा जब उनकी नज़र उस लड़के के ऊपर पड़ता है तो वो जाके देखती हैं, तो देखने के बाद फिर से आके थाने में बैठ जाती हैं और अपने स्टाफ के साथ कुछ बातचीत करने लगती हैं। कुछ देर के बाद में ये जो आदमी लड़का होता है ये वहाँ पर चीख चीख कर रोता है, चिल्लाता है और कहता है कि मुझे मत पीटो, मैंने ये बाइक चोरी नहीं की है और मुझे जाने दो, मेरी माँ का ऑपरेशन होने वाला है और मैं फिर से आ जाऊंगा मेरी माँ के पास मुलाकात करने के बाद में, मेरी माँ का ऑपरेशन है। यही कह कह करके वो रोता है, चिल्लाता है। इसके बाद जब 1-2 घंटा गुजर जाता है तो जो महिला दरोगा होती हैं जिनका नाम शोभा सिंह होता है वो उसके पास जाती हैं और जाने के बाद फिर से आके बैठ जाती हैं और वहाँ से कहती हैं कि उसको लाकर से छोड़ दो। फिर लाकर से जब वो छूटता है तो उसके पास आता है तो उससे पूछती हैं कि अच्छा ये बताओ तुमने बाइक को चोरी क्यों किया। तो वो कहता है कि नहीं मैडम, मैंने बाइक को चोरी नहीं किया है और ना ही मैं चोर हूँ, मैं तो एक नॉर्मल परिवार से हूँ और मेरा ये सब पेशा नहीं है। ये जो बाइक है ये बाइक मैंने अपने दोस्त से मांग के लाया था,
तो ये पूछती हैं दरोगा कि आखिर ये बताओ, ये जो तुम्हारा दोस्त है ये बाइक कहाँ से उसको मिला? क्या अपने दोस्त के बारे में कुछ जानते हो कि आखिर वो चोरी करता है या कोई बिजनेस करता है या क्या काम करता है? तो ये कहता है कि मैडम, मेरा दोस्त मुझे लगता है कि ये चोरी हारी का काम करता है, ऐसा मैंने थोड़ा सा सुना था, लेकिन इसके आगे मैं कुछ नहीं जानता हूँ। बस मैं इतने जानता हूँ कि मुझे तो मालूम था कि ये इस तरह का काम करता है, लेकिन मेरी माँ का ऑपरेशन होना था, इसलिए मुझे एक बाइक की बहुत सख्त ज़रूरत थी। मेरे पास बाइक नहीं था, इसके वजह से मैंने उसकी बाइक मांग लिया और मांगने के बाद मैं हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। महिला दरोगा को लगता है कि कहीं ना कहीं ये बोल रहा है और उसको छोड़ देती हैं और कहती हैं कि अच्छा ये बताओ, तुम्हारी माँ का जो ऑपरेशन कौन से हॉस्पिटल में होता है, चलो हम भी देखना चाहेंगे। उसके बाद उस महिला दरोगा उनको अपनी बाइक में बैठाती हैं और लेकर के उनको हॉस्पिटल जाती हैं। तो जाके देखती हैं कि दरअसल उसका जो माँ होती है वो बेड पे लेटी होती हैं और वहाँ जा कर के उनको यकीन होता है कि हाँ, हकीकत में ये जो आदमी बोल रहा है, ये जो लड़का बोल रहा है, ये सच बात है। तो वहाँ जाने के बाद में तो उनके साथ मुलाकात करती हैं उसकी माँ से, और ये जो लड़का होता है ये उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करता है, और जो महिला दरोगा होती हैं ये भी उसके साथ बात करने की कोशिश करती हैं। हालांकि महिला दरोगा जो होती हैं ये उस लड़के को थाने में ही देखकर पहचान जाती हैं, क्योंकि बिहार के पटना में एक वहाँ पे इंस्टीट्यूट होता था जहाँ पे कोचिंग सेंटर चलता था, और उसी कोचिंग सेंटर में कभी लगभग 4-5 साल की 7 साल पहले वो महिला जो दरोगा होती हैं वो भी उसी कोचिंग सेंटर में पढ़ने के लिए आती थी, और ये जो लड़का होता है ये भी वहीं पे पढ़ने के लिए जाया करता था। और जब महिला दरोगा उसको देखती हैं, पहचान जाती हैं। हालांकि पहचानने के बाद उस लड़के से ये कुछ कहती नहीं है, बल्कि उसकी थोड़ा सा हेल्प करने की कोशिश करती हैं। तो जब महिला दरोगा उनको पूछती हैं कि अच्छा ये बताओ, तुम्हारी माँ को तो हमने देख लिया, उनका हॉस्पिटल में एडमिट किए हो और हकीकत में उनका तबीयत खराब है, अब तुम बताओ कि काम क्या करते हो? तो ये कहता है कि मैडम, मैं तो एक स्कूल में छोटा मोटा सा ऐसे ट्यूशन वगैरह पढ़ा करके अपना जीवन यापन करता हूँ, और मैं अभी कुछ पैसा वैसा इकट्ठा करने के बाद मेरा एक दुकान खोलने का प्लान है। तो फिर वो बोलती हैं कि अच्छा ये बताओ, तुम कभी पटना में कोचिंग भी करने के लिए कभी गए थे क्या? तो ये लड़का बोलता है कि हाँ, मैं पटना में कोचिंग के लिए ज़रूर गया था, और वहाँ पर मैंने ज़्यादा दिन मैंने पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि 1 ही 1.5 महीना जैसे मैं कोचिंग में गया और तुरंत मेरे फादर का तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गया, और उसके बाद कुछ दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई, और हमारा कोई सपोर्ट करने वाला, कोई पैसा देने वाला मुझे नहीं देने वाला रह गया। इसके वजह से मैं वहाँ से अपना घर की तरफ लौट गया। तो वो कहती हैं कि तुम पढ़ने में बहुत तेज थे और तुमको शायद पता नहीं होगा, जो भी क्वेश्चन इस टीचर्स लोग तुमको पूछते थे तो वहाँ जितने सारे लोग थे तुम उसमें से फर्स्ट थे, और सबसे पहले तुम ही उस चीज़ का आंसर देते थे। क्या ये बात तुमको याद है? तो ये कहने लगता है कि हाँ, मुझे याद है, और मैं वाकई में पढ़ने में बहुत तेज था, लेकिन हमारा कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं था, हमें कुछ पैसा देने के लिए वहाँ रह करके मैं कोचिंग करूँ, ये सब पॉसिबल नहीं था, खर्चा कोई उठाने वाला नहीं था। इस मजबूरी में मैंने ये कोचिंग छोड़ करके और मैं दोबारा घर चले आया। फिर ये कहती हैं महिला दरोगा कि आपको पता नहीं होगा, मैं भी उसी जगह पे पढ़ती थी, और पढ़ने के बाद में मैं वहाँ से अपना ये एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम देने के बाद में मैं दरोगा में भर्ती हो गई हूँ, और इस हिसाब से हमने तुमको देखा था, और इसके वजह से हमने सोचा कि चलो हम तुम्हारी कुछ मदद कर देते हैं। इसके बाद फिर वो महिला दरोगा जो है वहाँ से चली जाती हैं, और जाते जाते ये भी कह देती हैं वहाँ के स्टाफ के लोगों से कि देखिए, ये जो पेशेंट है ये हमारे दोस्त का जो इनकी माँ है, और आप लोग इनको अच्छे से थोड़ा देख रेख करिए। तो वहाँ के जितने भी हॉस्पिटल में जो वहाँ के पेशेंट होते हैं या स्टाफ के जो नर्स होते हैं, इन सारे लोग कहीं ना कहीं ये महिला दरोगा की वजह से उनको काफ़ी मान सम्मान
दिया जाने लगा प्रदीप की माँ को, और उनसे काफ़ी उनको कुछ शोर सिफारिश जैसे मामला भी बन जाता है। क्योंकि एक सरकारी हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं और अगर आपका कुछ शोर सिफारिश वाला मामला बन जाता है तो कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा आपका इलाज वहाँ पे हो जाता है। मामला ठीक इसी प्रकार से वहाँ पे भी हुआ। वहाँ पे प्राइवेट हॉस्पिटल तो नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जब महिला दरोगा ने ये बात बताया तो वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं, नर्स होती हैं, या वहाँ के जो भी इंचार्ज होते हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं महिला दरोगा के वजह से प्रदीप का के माँ का जो देख रेख था वो बहुत अच्छे से होने लगा, और वहाँ के लोग उनको बहुत इज्जत की नज़र से देखने लगे। क्योंकि लोगों को भी ये लगने लगा कि ये जो महिला दरोगा हैं इनके अगर कुछ खास हैं तभी ये इनकी माँ को देखने के लिए आए हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ठीक है, मैं शाम को फिर आऊँगी और आप जो है यहाँ पे रहना, और किसी भी चीज़ की अगर ज़रूरत आवश्यकता होगी तो मुझे आप बता देना। उसके बाद वो चली जाती हैं, शाम को फिर आती हैं, हाल चाल पूछती हैं, और पूछने के बाद में वो जो है 20,000 रुपया निकाल करके प्रदीप को देती हैं और कहती हैं कि एक काम करो, ये पैसा आप रख लो, हॉस्पिटल में आए हो, अगर आपको ज़रूरत पड़े आप वहाँ से खर्चा करना, और कोई दिक्कत होगी तो मुझे ज़रूर बताना। तो ये अफसोस में पड़ता है कि आखिर ये मैडम मुझे 20,000 रुपया दे रही हैं और क्या करूं क्या ना करूं, अफसोस में पड़ जाता है। लेकिन ये पैसा लेना नहीं चाहता है, बट वो देने के लिए कोशिश करती हैं। तो ये कहता है कि नहीं, रहने दीजिए, पैसे की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे भी ये सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ तो सब काम फ्री में होता है। लेकिन फिर से वो महिला दरोगा कहती हैं कि नहीं, सरकारी हॉस्पिटल में भले पैसा नहीं लगता है, लेकिन खाने पीने की या और भी चीज़ें, दवाइयाँ वगैरह बाहर से भी लिख देते हैं डॉक्टर, तो उसको ले आना। और अगर बात रही खर्चे की, तो अगर पैसा आपका खर्चा नहीं होगा तो आप मुझे लौटा भी सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो फिर वो बहुत सोच विचार करता है, और करने के बाद में वो कहीं ना कहीं पैसे को ले लेता है। क्योंकि पैसा तो उसके पास ज़रूरत था ही, क्योंकि उसके पास 20,000 रुपया और मेडिकल के टाइम में और ऐसे लोगों के लिए कहीं ना कहीं बहुत मायने रखता है। वो पैसा ले लेता है, और लेने के बाद में वहाँ पे 2-3 दिन तक वो रहता है, और रहने के बाद में फिर से वो मैडम के पास वहाँ थाने में जाता है, और सोचता है कि चलो अब जा रहे हैं और मैडम को हम पैसा 10,000 खर्चा हो गया है और 10,000 हम वहाँ लौटा देंगे, और इसी बहाना उनके साथ और कुछ बातचीत भी कर लेंगे। तो ये 2-3 दिन के बाद में थाने पे जाता है, और जाने के बाद में वहाँ पे जब देखता है तो मैडम नहीं रहती हैं। जब वो शोभा सिंह वहाँ नहीं मिलती हैं तो ये वहाँ से रिटर्न हो जाता है। आने के बाद में ये सीधा अपने घर पहुँचता है, और फिर जब मैडम वहाँ पे आती हैं, महिला दरोगा जो होती हैं, तो थाने के स्टाफ वाले उनसे कहते हैं कि मैडम जी, वो जो आपके एक आपने जो चोर पकड़े थे और जो बाइक वाला था, वो लड़का यहाँ पे आया था और आपको पूछ रहा था। फिर ये समझ जाती हैं कि वही है वो। ये तुरंत वहाँ से निकलती हैं और इसके घर जाती हैं, और जाने के बाद में इसको गाड़ी में बैठा लेती हैं। गाड़ी में जब ये बैठाती हैं तो वहाँ के लोगों को लगता है कि इसने क्या ऐसा गलती किया है कि पुलिस आई और इसको बाइक पे बैठा के लेके जा रही है। लोग सन्न हो जाते हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलता कि आखिर ये क्यों लेके जाती हैं। मैडम वहाँ से बैठाती हैं बाइक में, और इसको लेके जब चली आती हैं कुछ दूर, लाने के बाद इसके साथ कुछ बातचीत करते, तो ये कहता है कि एक काम कीजिए मैडम, पैसा ले लीजिए, मेरे पास 10,000 बचा है और 10,000 रुपया ही खर्चा हुआ है। तो ये कहती हैं ठीक है, 10,000 बचा है तो इसको भी रख लो, बाद में मुझे लौटा देना, ऐसी कोई बात नहीं है। तो उस समय इसके दिल में एक बात चलती है कि आखिर हमारे साथ ही ये इतना हेल्प, इतना मदद क्यों करती हैं। तो कहीं ना कहीं इस लड़के के मन में भी एक सवाल आता है कि आज मैं अपने दिल की बात इनसे कह दूंगा कि आखिर इसमें मामला क्या है, क्या इनसे कुछ प्यार हो गया है, क्या मैडम को इस लड़के से प्यार हुआ है, या पहले से प्यार हुआ है, या इसका आगे कौन पहल करे। दोनों कंफ्यूज में रहते हैं। लेकिन ये पहल जो होता है ये प्रदीप करता है। लड़का ये पहल करता है मैडम से कि मैडम, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, आप बुरा न मानिए, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो पूछते हैं बोलो क्या कहना चाहते हो। तो ये कह देता है कि मैडम, एक आप पुलिस स्टाफ, दूसरे आपने मेरा 20,000 रुपये दे के मदद किया, फिर आप हमें ये नहीं लगता है कि आखिर ये जो मदद आपने मुझे किया है क्यों किया है।
आखिर इसका रीजन क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके दिल में, मेरे दिल में कुछ इस तरह का मामला हो, कुछ प्यार प्रसंग। तो फिर इशारों इशारों में मैडम उससे कह देती हैं कि हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हो सही बात है, मैं आपकी मदद करने चाहती हूँ और मदद भी करती हूँ। और कहीं ना कहीं आपसे मुझे लगाव पहले से था, 4-5 साल पहले से था। जब आप ट्यूशन पढ़ने आ रहे थे उसी समय से लगाव था, लेकिन हम आपसे बात नहीं कर पाए। और संजोग ऐसा हुआ कि आज आप मुझे मिल गए तो हमने आपकी मदद कर दी। फिर वहाँ पे दोनों लोगों के बीच में बातचीत होती है और ये बातचीत धीरे धीरे करके प्रेम बढ़ जाता है दोनों में। प्रेम प्रसंग होने के बाद में फिर ये पूछते हैं कि आखिर तुम क्या काम करते हो। तो जब ये बताता है कि मैं एक ट्यूशन वगैरह पढ़ा रहा हूँ और ट्यूशन पढ़ाने से भी मुझे कुछ इतना ज़्यादा पैसा नहीं मिल पाता है जिससे कि मेरी फैमिली चल सके। तो वो मैडम ही उनको एक सलाह देती हैं कि तुम एक काम करो, तुम ट्यूशन पढ़ाते हो, ट्यूशन पढ़ाओ, दुकान वगैरह मत करो, और मैं तुम्हारे ट्यूशन को एक अच्छे लेवल पे ले जा करके ही रहूंगी। और मेरा कुछ आइडिया ऐसा है कि जो मैं आपको बताऊंगा उसको तुम फॉलो कर लो। फिर ये वहाँ पे कहती हैं उससे कि तुम एक काम करो, तुम्हारा कोचिंग सेंटर का एक नाम रखो और एक अच्छे जगह पे तुम एक बोर्ड 2-4 जगह पे लगवाओ, 10-20 जगह पे, और वहाँ पे मैं अपना एड्रेस दूंगी और मैं वहाँ पे ये कहूँगी कि मैंने यहाँ से कोचिंग ले करके और मुझे दरोगा का एक नौकरी मिला, मैंने ये परीक्षा पास किया और ये इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि इसके वजह से इनके पढ़े हुए जो बच्चे हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ बन ही जाते हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। तो जब इतनी बात वो कहती हैं तो उसके लिए ये तैयार हो जाता है और उन्होंने कुछ और भी पैसा इनको देते हैं। और देने के बाद वो अपने हिसाब से एक रूम सेट कर देते हैं और सेट करने के बाद इसी तरह का वहाँ पे बोर्ड लगा दिया जाता है कुछ जगह, उस जगह पे। तो वहाँ से इसका एक नाम हो जाता है और काफ़ी लोग इसके यहाँ पर आकर एडमिशन ले लेते हैं और इस हिसाब से एडमिशन लेते हैं कि इसने पढ़ाया है जिन बच्चों को, वो काफ़ी उनको नौकरी मिल जाती है, वो अच्छे बन जाते हैं, उनकी भविष्य बन जाती है। तो कहीं ना कहीं ये बात जब लोगों को पता चलता है तो काफ़ी लोग एडमिशन करते हैं और इसका जो कोचिंग सेंटर है वो चल पड़ता है। ऐसा कुछ दिन होने के बाद में जब इनका कोचिंग सेंटर चल पड़ता है तो धीरे धीरे दोनों आपस में जब बातचीत करते करते और कोचिंग सेंटर इधर भी चलता है, फिर दोनों डिसाइड करके वहाँ पर एक मंदिर में जाते हैं और शादी कर लेते हैं। तो और इस कहानी में आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, वंदे मातरम।